एहसास करें। मैं गुजारिश करूंगा बगैर तमीज के कि जुबैर भाई आए और अपनी मोहब्बतें जो उनको दी हैं उनके बदले में आपके बीच अपने ख्यालात का इजहार करें। भाई जुबैर अहमद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार तालियां बजाएं जुबैर अहमद के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाब को दे दो। मंच पे बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह गोयल जी, हमारे मेहमान इमरान प्रताप अली साहब, अली मेहंदी साहब, मैं सदर साहब का नाम लेना भूल गया, पहले सदर साहब का नाम लेना था, माफी चाहता हूँ सदर साहब। मैं शुक्रिया अदा कर नहीं सकता जिस मोहब्बत से आपने मुझे नवाजा है। इतना प्यार मुझे लगता नहीं कि किसी को मिलता होगा जितना प्यार मुझे मिला है। इतने सर पर हाथ रखे गए मेरे कि वोटें कम पड़ गई, इनको पागल हो गए, परेशान हो गए, भागने के लिए जगह नहीं मिली। इंशाल्लाह इनाम मिलेगी भी नहीं। मैंने 4 वादे किए थे, चारों पे आज भी खड़ा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी माओं का जिन्होंने मुझे दुआओं से नवाजा, अपनी बहनों का, अपने बुजुर्गों का, प्यारे प्यारे बच्चों का, जिन्होंने इतना प्यार दिया मुझे जो वोटों के रूप में बदल के आया। क्या हुआ? जब से आपने इलेक्शन जिताया नेता निकलने लगे, काम कर रहे नहीं कर रहे, फीता लेके घूम रहे नेता। पेट में दर्द कर दिया आपने मुख्यमंत्री के। भाई साहब चौधरी मतीन साहब से गुजारिश है, सब आपको बुला रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों चौधरी साहब के लिए। हालत ये है कि फीता लेके नेता गली गली घूमने लगे। अभी तो शुरुआत की है आपने, अभी तो शुरुआत है खाली, अभी तो शपथ भी नहीं ली, उससे पहले हालत खराब हो गई है। अभी एक नेताजी का फोन आया, बोले केजरीवाल चाहता है कि तुम आम आदमी पार्टी में आ जाओ। मैंने क्यों आ जाओ भैया? आम आदमी, अरे सुन तो लो क्या कर रहे हो। बोले आम आदमी पार्टी में आ जाओ, हर हालत में चाहिए ये। मैंने जब तुमने 4-5 बिठा रखे निकम्मे, उनका क्या करोगे? बिठा रखे निकम्मे, कौन से ज्यादा तुम्हारे लिए सत्ता हो गई क्या? कौन का दर्द खत्म हो गया तुम्हारे अंदर? आज कह रहे हैं कि तुम एक बार बोर्ड का चेयरमैन हो खड़ा का, कह रहे उसके खिलाफ मत बोलो। मैंने क्यों, मस्जिद का हाफिज है वो, उसके खिलाफ ना बोले, क्यों नहीं बोलो उसके खिलाफ? जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे, वो कोई भी हो। बोले मुख्यमंत्री के खिलाफ मत बोल। मैंने फिर किसके खिलाफ बोलूं भैया? उसके अलावा गलत करा किसने? गलत तो उसने करा हमारे साथ। अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने हमारे साथ गलत नहीं करा, हमारे साथ गलत करा अरविंद केजरीवाल ने। इसी के खिलाफ बोलेंगे और इससे हिसाब भी लेंगे इंशाल्लाह एक चीज का। अभी तो शुरुआत करिए। कह रहे हैं फंड कहां से लाएगा? फंड तू रोक के दिखा दे, तू भी रोक ले, तेरा मुख्यमंत्री भी रोक ले। ये चौहान बागर की जो जनता है श्रीरामपुर की, तेरे घर का घेराव कर देगी, निकलने नहीं देगी तुझे। रोक के दिखा फंड हमारा, तू तेरे में ताकत है तो जा, चैलेंज करते हैं हमन से। एक चौहान बागर वालों का एक काम भी अगर मौका, वादा कर रहा हूँ घर से नहीं निकलने दूंगा इंशाल्लाह। ही नहीं, बड़े बड़े नेताओं को घर के दरवाजे में बैठ जाऊंगा जाके। इमरान भाई मंच पर आ गए, ज्यादा लोग सुनना चाहते नहीं अब किसी और को, यही हालत है। लेकिन 2-4 बात सुन लो। इनसे सवाल पूछने, सबसे इस अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछने। कब्रिस्तान ये बेच रहा आजकल, आज भी एक कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई है इन्होंने, जिसका मंत्री इमरान हुसैन है, जिसका बोर्ड का चेयरमैन अमानुल्लाह है। आज कटीले ताल लगाकर रास्ता बंद कराया इन्होंने। अभी तो हिसाब लेना इनसे बहुत सारी चीजों का लेंगे। आप मेरा साथ मत छोड़ना। जो चंदा इकट्ठा करा था मुस्तफाबाद में, जो खा गए, बेकार गए,
उसका भी हिसाब देना 100 करोड़ का इनसे। आप साथ खड़े रहना, लड़ाई सारी मैं लड़ लूंगा इंशाल्लाह। साथ खड़े हो मेरे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी इतना प्यार और इतने वोट देने के लिए। मैं आपका दोबारा से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ भारी तादाद में आने के लिए। और अब इमरान भाई का स्वागत किया जाएगा, उसके बाद इमरान भाई आपसे खिताब करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई के स्वागत से पहले देखो इमरान भाई हम लोगों की मोहब्बत में हमारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और इसीलिए आए हैं। हम तमाम लोग सीलमपुर विधानसभा की तरफ से मैं 4 लाइनें इमरान भाई की खिदमत में पेश कर रहा हूँ और हम उनका इस्तकबाल कर रहे हैं कि बेकसों के हमनवा इमरान हैं, बेकसों के हमनवा इमरान हैं और दोस्तों में बावफा इमरान है। इनके दम से रोशनी है हर तरफ, कांग्रेस का वो दिया इमरान है, कांग्रेस का वो दिया इमरान है। जिंदाबाद। मैं अब गुजारिश करूंगा चौधरी मतीन साहब और जुबैर भाई से कि वो इमरान भाई का मेमोरेंडम देकर के और शाल पहना करके उनका इस्तकबाल करें। जनाब चौधरी मतीन अहमद साहब और जुबैर भाई दोनों इमरान भाई का स्वागत करना चाहते हैं। और साथ ही हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव बड़े भाई श्री शक्ति सिंह गोयल जी, मेरी गुजारिश है चौधरी मतीन साहब से और जुबैर भाई से कि शाल पहनाकर शक्ति सिंह जी का भी स्वागत करें। जोरदार तालियां दोस्तों। बहुत ही अहम लम्हे हैं ये, यादगार लम्हे हैं, इनके यादगार बना दीजिए। यादगार बनाने के लिए इमरान भाई आपके बीच में है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें दोस्तों। जो याद रखें कि मेरा स्वागत हुआ था, मैं जहां गया था वहां मोहब्बतों से नवाजा था। साथ ही 2 लाइनें हैं ये कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जनाब इमरान भाई प्रतापगढ़ी आए और अपने कलाम से नवाजे। जोरदार तालियां दोस्तों। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम चाहने वालों का और बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपने भाई चौधरी जुबैर को। एक ऐसी जीत की मुबारकबाद दे रहा हूँ जिस जीत ने सिर्फ दिल्ली में हंगामा नहीं मचाया बल्कि पूरे मुल्क में हंगामा मचाया कि इतनी बड़ी जीत हुई कैसे। ये चौहान बांगर की जो आवाम है उसने जो जीत दिलाई है उससे बड़े बड़े चुनावी पंडितों की हालत खराब हो गई। आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल जी हमारे बड़े भाई हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, वो प्रभारी हैं दिल्ली के और उनकी क़यादत में चौधरी मतीन साहब के एहतराम में और एक नए खून के साथ जिस तरह से पूरा चौहान बांगर खड़ा हुआ है उसके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली आप अपने एहतराम में बजाएं, क्योंकि आपने वो करके दिखाया है जो कमाल है। अब बहुत शुक्रिया, कोई साथी है जो मोहब्बत में पोर्ट्रेट बनवा के लाए हैं, बहुत शुक्रिया। आप बाद में मुझे भेंट कर दीजिएगा इसे। आप बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बनवाया है। इतनी प्यारी तस्वीर देख के मुझे भी लग रहा है कि मैं ही हूँ या कोई और है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। चौहान बांगर वालों, मैंने आपसे उस दौरान वादा किया था कि मैं आपके बीच में आपका शुक्रिया अदा करने आऊंगा। आज मुझे कहीं और किसी प्रोग्राम में होना था, लेकिन आपसे जो वादा किया था उसे ना निभाता तो शायद ये एहसान फरामोशी होती। जी मैं बोल दूंगा। बहुत शुक्रिया। चचा जी नीचे से आके ऐसे हुक्म दिया है जैसे जिले इलाही अनारकली को हुक्म दे रहे हैं। उनकी मोहब्बतों का बड़ा शुक्रिया। उनका हुक्म है तो मानना ही रहेगा। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ूंगा आपके नाम। इधर जो पीछे साथी हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि थोड़ी देर ऐसे चुप हो जाएं जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं।
थोड़ी देर ऐसे चुप रहे। थोड़ी देर का वक्त है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू भी करूंगा और थोड़ी थोड़ी शायरी भी आपको सुना दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि देख दिल्ली में दम फिर लिया आपका। चौहान बांगर वालों, देख दिल्ली ने फिर दम लिया आपका। आंधियों में जला है दिया आपका, आंधियों में जला है दिया आपका। देख दिल्ली ने फिर दम लिया आपका। आंधियों में जला है दिया आपका। आंधियों में जला है दिया आपका। आपने मुझको मायूस भेजा नहीं, आपने मुझको मायूस भेजा नहीं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। आंधियों में जला है दिया आपका। मुझे खुशी है कि इस एक जीत ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के दिल में वो जोश, वो जज्बा पैदा किया है। और इस शुरुआत में ये जो शोला यहाँ से उठा है, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो एमसीडी का इलेक्शन होगा या फिर आने वाले विधानसभा का चुनाव होगा, कांग्रेस और दिल्ली की कांग्रेस ये बताएगी कि तरस खाओ ना हम पर वक्त के मारे नहीं है हम। तरस खाओ ना हम पर वक्त के मारे नहीं है हम। बता दो गर्दिशे दौरा अभी हारे नहीं है हम। बता दो गर्दिशे दौरा अभी हारे नहीं है हम। और हमें खैरात के टुकड़ों पे पलना ही नहीं आता। वो जो कहते थे कांग्रेस जीरो हो गई है, दिल्ली में कांग्रेस का वजूद खत्म है, उन्हें बताओ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कि बता दो गर्दिशे दौरा अभी हारे नहीं है हम। हमें खैरात के टुकड़ों पे पलना ही नहीं आता। पुराने हुक्मरान है, कोई बंजारे नहीं है हम। दिल्ली कांग्रेस ने एक बार फिर से जज्बा दिखाया है और दिल्ली के तमाम कार्यकर्ताओं का मैं यहाँ से खास तौर से शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने चौहान बांगर में पूरी ताकत झोंकी। चौहान बांगर में इकट्ठे होकर के अमृता धवन जी आके गई, अलकलामा जी आके गई, अली मेहंदी यहाँ मौजूद है, उन्होंने बड़ी मेहनत करी। शक्ति जी लगातार इस पूरे चुनाव को मॉनिटर कर रहे थे और जितने वोट से चुनाव जीते हैं आप, वो जीत बहुत बड़ी जीत है। इतने वोट से तो विधानसभाओं में चुनाव जीतते हैं आप, जितने वोट से आप एमसीडी का इलेक्शन जीते हैं। तो खास तौर से आपको बहुत मुबारकबाद दोस्तों। फिर भी मैं इस जीत से उतना संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि सितम की हद से गुजरकर तलाश करती है, सितम की हद से गुजरकर तलाश करती है। कोई बला हो मेरा घर तलाश करती है। हमारी प्यास को शबनम की पेशकश न करो, हमारी प्यास समंदर तलाश करती है। मैं इस इंतजार में हूं कि आने वाले एमसीडी इलेक्शन में पूरी दिल्ली, अभी तो सिर्फ चौहान बांगर ने बताया है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जिस हुकूमत का मुख्यमंत्री आज भी सदन में खड़ा होकर के ऐसी बात कर रहा था कि उसे सुन करके लग रहा है कि भाजपा तो बहुत छोटी चीज है उसके सामने, उसे लोग छोटा रिचार्ज कहते हैं। लेकिन मैं तो मानता हूं कि उस छोटे रिचार्ज ने बड़े वाले रिचार्ज को भी पीछे छोड़ दिया है। आज सदन का भाषण सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि केजरीवाल जी किस दिशा में बढ़ चले हैं। उनका बजट आया है और देशभक्ति नाम से जो बजट उन्होंने, जो चाशनी उन्होंने दिल्ली के सामने रखी है, वो वही मिशन है जो 2013-2014 में शुरू किया गया था, जब कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था और उस माहौल का एक चेहरा अन्ना हजारे को ला करके दिल्ली में बिठाया गया था और उनके पीछे जो तमाम कारिंदे इकट्ठे हुए थे। आज उठा के देख लीजिए तो किरण बेदी जी कहां हैं, आज उठा के देख लीजिए तो अरविंद केजरीवाल क्या काम कर रहे हैं, आज उठा के देख लीजिए तो उनके साथ जुड़े हुए बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आप जरा सा फ्लैशबैक में जाइएगा। शक्ति जी इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाने के
के लिए आरएसएस और बीजेपी ने जो मोहरे इस्तेमाल किए थे, वो मोहरे लोकपाल बिल के नाम पर जो चीखते और चिल्लाते थे, वो इस वक्त कहां जाकर के बैठ गए हैं। मेरे भाइयों, मैंने यही खड़े होकर के चौहान बांगर की गलियों में खड़े होकर के आपसे कहा था कि आपको पानी का डर बना रहना चाहिए, और आपने जता दिया, आपने बता दिया उस नफरत वाली आग को कि अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगे और फिर बाद में ये सोचोगे कि अपना पूरा चुनावी हमला यहाँ झोंक दोगे, रोड शो करोगे, अपने मंत्रियों को झोंक दोगे, उप मुख्यमंत्री को झोंक दोगे और चौहान बांगर के अकलियत के लोग तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे, तो नहीं, ये कौम बेदार हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। मैं इसकी समझदारी को सलाम करता हूं। इसने ये बता दिया कि अब आपके चुनावी नारे, चुनावी झांसे इसमें हम आने वाले नहीं हैं। हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ेंगे, हम देखेंगे कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारे साथ नहीं खड़ा है। मैं सलाम करूंगा आपको, मैं जुबैर नौजवान साथी जो है इनको खास तौर से और मुबारकबाद दूंगा कि मेरे भाई, इस नन्ही और नई पौध को न पनपने देने के लिए पूरी दिल्ली की सरकार लग गई थी, लेकिन मैं तो उस वक्त भी ऐलान कह रहा था जब मैं इस चुनाव में आ रहा था, तो मुझे हैरत है कि मेरी अपनी पार्टी के ही कुछ लोगों ने कहा कि इमरान कहां जा रहे हो, हार जाएगा चुनाव तो बेइज्जती हो जाएगी, क्यों अपनी इज्जत फंसा रहे हो। मैंने कहा मेरे भाई, लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता। लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होकर मैं साजिश नहीं करता। वो जिससे पसीने की महक आती नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। मैं नफरत वाली ताकतों के खिलाफ पिछले कई साल से मुसलसल लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा। मैं सियासत में भी इसीलिए आया क्योंकि जब मुझे लगा कि मुशायरे का प्लेटफॉर्म, मुशायरे का कैनवस मेरे लिए अब छोटा पड़ रहा है, मैं जिनकी आवाज उठाता हूं, जिनके लिए लड़ता हूं, उस आवाज को और बुलंद करने के लिए मुझे किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामना चाहिए। उन्हीं दिनों मेरी राहुल जी से मुलाकात हुई, राहुल जी ने मुझे बुलवाया और उस शख्स से मिलने के बाद मुझे लगा कि यार, जो जहनियत है इस इंसान की, इस मुल्क को कोई आगे ले जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ले जा सकती है। मैं सलाम करूंगा राहुल जी को कि जो इस वक्त अपनी जान हथेली पर लेकर के पूरे मुल्क में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज बन करके खड़े हैं। और वो एक शख्स जब बोलता है कहीं भी देश के किसी कोने में खड़े होकर के, तो पूरी बीजेपी, पूरी भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रोल आर्मी बिलबिला जाती है। लेकिन वो आदमी अपनी चाल चल रहा है। मोदी जी कहते थे फिट इंडिया, फिट इंडिया, फिट इंडिया, योगा करते हुए फोटो खिंचवाते थे, लेकिन हमारा राहुल गांधी खड़ा हुआ और उसने 9 सेकंड में 16 पुशअप मार के बताया कि फिट इंडिया होना इसको कहते हैं। दम है मोदी जी, तो आइए पुशअप का मुकाबला कर लीजिए, तब पता चल जाएगा कि 56 इंच की छाती है या 6 इंच की है। ये राहुल जी ने बताया। नरेंद्र मोदी जी चाय की बात करते थे, चाय बेचने की बात करते थे, लेकिन हमारी प्रियंका गांधी ने एक दिन असम की फ्लाइट पकड़ी और असम के चाय बागानों के बीच में जा करके चाय बागानों के जो मजदूर होते हैं उनके साथ चाय की पत्तियां तोड़ के बता दिया कि सिर्फ चाय बेचने की बात करने से आप आवाम का दर्द नहीं समझ सकते, उसे समझने के लिए आवाम के दिल तक जाना पड़ता है। मुझे खुशी है कि मैं उस कांग्रेस का हिस्सा हूं। यहाँ तमाम जिम्मेदारान बैठे हैं, यहाँ पर मतीन साहब बैठे हैं, चौधरी आदमी हैं। हम तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां बैठ के हम चौधरियों के बारे में कहानियां सुना करते थे कि चौधरी जो कह गए वो कह गए। एक चौधरी साहब से एक साहब ने कहा आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा 55 साल। एक साल बाद फिर मुलाकात हुई, बोले आपकी उम्र कितनी है, बोले 55 साल। 2-3 साल बाद फिर मुलाकात हुई, बोले अब उम्र कितनी हो गई, बोले 55 साल। बोले भाई इतने दिनों में 1 साल भी नहीं बढ़ी। बोले भाई चौधरी हूं, जो एक बार कह दिया तो कह दिया, उससे मुकरना थोड़ी है। तो मैं कहानियां सुना करता था, लेकिन जब अपने इस नौजवान भाई के लिए मुझे आना पड़ा और इस परिवार से जुड़ने के बाद जो रिश्ता जुड़ा, मैंने पिछली बार भी यहाँ माइक पर खड़े होकर कहा था कि मुझे मलाल है कि मैं आपके असेंबली इलेक्शन में क्यों नहीं आ पाया था। बड़ी कोशिशें हुई थी, मैं आना भी, बीच में एक आध बार मूड बना था कि मैं आऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका था। मुझे मलाल है कि मैं क्यों नहीं आ सका था। उस कर्ज को उतारने के लिए मैं जुबैर के लिए आया और मुझे फख्र है कि चौहान बांगर ने उस मेरे आने की मोहब्बत का भरम रखा और उस भरम की वजह से आज पूरा देश
ये कह रहा है कि दिल्ली ने बहुत समझदारी भरा फैसला किया है। और जो कह रहे थे कि जुबैर हार जाएंगे, जुबैर के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, मैं उस वक्त भी कह रहा था कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मरोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। एक ऐसी खुशबू फैली है, बिखरी है, जिसने पूरी कांग्रेस में जोश पैदा किया है, जज्बा पैदा किया। और जुबैर, अब आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। आप मेरे हमउम्र हैं, मेरे साथी हैं। आपके छोटे भाई परवेज लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं, उवैस भाई बहुत संपर्क में रहते हैं। आप एक ऐसे परिवार से हैं जिसके कांधों पे सियासी विरासत भी है और तहजीबी विरासत भी है। अब आपको उसे आगे लेके बढ़ना है। आप जिस दिन से चुनाव जीते हैं, मैं लगातार सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी आपने शपथ भी नहीं ली है, अभी आपको कोई फंड भी नहीं मिला है, लेकिन आप गलियों गलियों घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, नालियों पर नजर रख रहे हैं और नाली के कीड़ों पर भी नजर रख रहे हैं। ये नजर बरकरार रखिएगा, क्योंकि ये जनता जिसने आप पर यकीन जताया है, ये कहीं ना कहीं बहुत दिल से आपसे जुड़ी है और इतने वोट से आपको जितवाया है कि उस एक अंतर ने पूरी दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस जीत को इंशाअल्लाह आगे भी बरकरार रखना है। मैं बहुत मुबारकबाद देते हुए एक आध नज़्म नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखिए आया और भाषण करके चला गया। चचा नीचे से एक नज़्म के लिए फिर हुक्म कर रहे हैं। मैं मानूंगा चचा, हाँ हाँ वो सब भी सुनाऊंगा, चाय वाला भी सुनाऊंगा, वो सारा कुछ सुनाऊंगा। आप जो जो कह रहे हैं मैं वो सब सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक नज़्म सुनाता हूँ नई सी। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। नई नज़्म सुना रहा हूं। हमारे शक्ति सिंह जी गुजरात से आते हैं और गुजरात की हवा में व्यापार है, ये हम रईस फिल्म में डायलॉग सुन चुके हैं। और उसके बाद मोदी जी ने दिन प्रतिदिन इस बात को लगातार साबित भी किया है। तब मुझे लगता है कि मुझे एक नज़्म पढ़नी चाहिए और मैं दिल्ली में खड़ा हूं इसलिए और पढ़नी चाहिए। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ऐसे काम नहीं चलेगा, चौकीदार के कानों तक तो आवाज पहुंचनी चाहिए ना, ज्यादा दूर नहीं रहता चौकीदार। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगला मिसरा सच्चा लगे तो मजे लीजिएगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई के मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। हिंदुओं को लगता था ये हमारे हिमायती हैं, मुसलमानों को लगता था ये हमारे दुश्मन हैं, लेकिन सच बात ये है मेरे भाई कि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई दरअसल वो इंसानियत के दुश्मन हैं। तब मैं यहां खड़ा होकर के ये मिसरे पढ़ता हूं कि हिंदू के भी दुश्मन हैं ये मुसलमान के दुश्मन,
हिंदू के भी दुश्मन हैं ये मुसलमान के दुश्मन, रोजी रोटी छीनने वाले नौजवान के दुश्मन, रोजी रोटी छीनने वाले नौजवान के दुश्मन। इनको भारत का किसान खालिस्तानी लगता है, इनको भारत का किसान खालिस्तानी लगता है। जो किसान का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का दुश्मन, जो किसान का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का दुश्मन। और एक मिसरे में अगर इस पूरी सरकार की सच्चाई बयान कर दी हो मैंने तो मेरी हिम्मत के लिए साथ देना मेरा। मैं जानता हूं ये बोलना बहुत मुश्किल है इस मुश्किल दौर में। एक ऐसा दौर है जब जो इनकी हिमायत में बोलता है उसे अगले दिन जेट प्लस की सिक्योरिटी मिल जाती है, चाहे वो कोई 2 कौड़ी की अभिनय करने वाला या करने वाली कोई अभिनेत्री या अभिनेता हो। लेकिन जो इनके खिलाफ खड़ा होता है उस पर कभी ये गाड़ी चढ़वाते हैं, कभी उसकी जान लेते हैं। आज मुझे अफसोस है कि आज भले ही हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन आज ममता बनर्जी जी पर भी हमला हुआ है नंदीग्राम में, भाजपा के गुंडों ने उन पर भी हमला किया है। मैं यहाँ खड़ा होकर के पूरी कांग्रेस की तरफ से इस बात की मजम्मत करता हूँ, क्योंकि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह से आम कार्यकर्ताओं से बदतमीजी करवाना ये भारतीय जनता पार्टी का पेशा बन चुका है और हम इसका विरोध करते हैं। तब मैं एक मिसरे में आप तक ये बात पहुंचाता हूं कि इनको भारत का किसान खालिस्तानी लगता है, जो किसान का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का दुश्मन। आम एक लाइन में दोनों निपट रहे। आम आदमी नहीं ये अंबानी की है सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझसे लोग कहते हैं इमरान साहब आप तो शायर हैं, आपके पास तो एक मंच है, आप वहां से आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन थोड़ा डरा करिए, थोड़ा बचा करिए, थोड़ा बच बचा के कहा करिए। तब मैं उनसे कहता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैंने हिम्मत जताई है, मैंने हिम्मत दिखाई है। क्यों? क्योंकि मेरा कलम मुझसे कहता है कि अगर खुदा ने तुम्हें कुछ कहने की, कुछ लिखने की सलाहियत दी है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि वक्त के खुदाओं से आंख मिलाओ और जो सच है वो बोलो। तब अल्लाह ऐलान एक प्रश्न पढ़ता हूं कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। जरा सा और सुनना पड़ेगा आपको, इधर जो लोग हैं उनसे भी, जो मोबाइलों में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जरा सा आपका भी जोश मुझे दिखना चाहिए। चुनाव में ज्यादा मेहनत करके थक गए हो क्या? ऐसा काम नहीं चलेगा। इधर के भी साथियों को थोड़ा जोश दिखाना पड़ेगा। मैं पढ़ता हूं कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। साल भर पहले इस इलाके को जलाने की सरकारी साजिश हुई थी, लेकिन इस 1 साल में आपने उम्मीद
नई कोपलें फोड़ दी हैं। तब मैं यहां खड़ा होकर फिर कह रहा हूं कि मायूसी कुफ्र है। वक्त की नब्ज पकड़ो, वक्त के साथ चलो, जैसे इस बार साथ चल रहे हो। वक्त की नब्ज पकड़ो, वक्त के साथ चलो, क्योंकि जो वक्त के साथ नहीं चलते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त की नब्ज नहीं पकड़ पाए तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त के साथ चलो, वक्त के साथ चलना पड़ेगा कि एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। और चौहान बांगर वालों, तुम सूरज हो। ये कहा जा रहा था कि अगर हमारा कैंडिडेट हार गया तो यहाँ फंड नहीं आएगा, यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा। अरे तुम सूरज हो, तुम सूरज हो, और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। मेरा यकीन बोल रहा है इन मिस्रों में कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। आज आपने छोटे वाले को हराया है, 2024 में ही मेरा ख्याल है छोटे और बड़े दोनों लड़ेंगे फिर से। याद रखना, मेरा ईमान, मेरा यकीन बोल रहा है कि झूठों का नारा हारेगा। ये मासूमों की आहें, ये मजलूमों की आहें, ये जले हुई दीवारें, ये जले हुए घर, ये जली हुई मज़ारें, इनकी आहें बेकार नहीं जाएंगी। मरकज के बंद दरवाजों की आहें बेकार नहीं गई ना, नहीं गई ना, आहें बेकार नहीं जाती हैं। कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह तुम्हारा हारेगा। तैयार रहना सीलमपुर वालों, कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा अगले मिसरे पे। कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह तुम्हारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह तुम्हारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा। मैंने सुना है कि यहाँ के विधायक भी टिकटॉक बनाते बनाते कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं से लड़ने पे आमादा हो गए थे। हार ऐसा हुआ था ना? अच्छा, आप भी से लड़े थे? आपसे क्या जीतेंगे? ये छोटी छोटी चीजें, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। इसने जब फिरंगियों से हमेशा लोहा लिया तो ये आजकल वाले जो छोटे छोटे काले अंग्रेज हैं, इनसे लड़ने में इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मजबूत है। देखिए, मैं अलग ऐलान देश भर में जाके एक बात कहता हूं। कोई आपके बीच में आता है, वो हिंदू बन के वोट मांगता है। कोई आपके बीच में आता है, मुसलमान बन के वोट मांगता है। एक कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो जाती है तो इंसानियत के नाम पे वोट मांगती है, इंसानों के नाम पर वोट मांगती है। उसे उतना ही दर्द किसी हिंदू भाई की परेशानी देख के भी होता है, और कांग्रेस पार्टी को उतनी ही परेशानी किसी मुसलमान भाई को भी देख करके, उसकी दुश्मनियों को भी देख करके होती है। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। जुबैर भाई, जब जंग पे निकले हो तो फिर तैयार रहना। जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। सब सुने, मैं दिल्ली में खड़ा हूं, अलग ऐलान ये कह रहा हूं कि तू जुल्म कहां तक ढाए
284 किसान शहीद हो चुके किसान आंदोलन में। 21 नौजवानों की लाशें एनआरसी आंदोलन में हमने उत्तर प्रदेश में उठाई थी। ये हुकूमत जो है, ये पार्लियामेंट में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये आंदोलनजीवी लोग हैं, देश में आंदोलनजीवी लोग हैं। मुझे हैरत होती है कि इस हुकूमत का एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री देश के किसानों से इस तरह से संवाद करता है। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा। ये छोटे बड़े भारतीय जनता पार्टी के सारे सहयोगी, गुप्त सहयोगी, विलुप्त सहयोगी, सारे सहयोगियों के नाम मेरे मिसरे कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा, देखे किस हद तक जाएगा। ये झंडा लहरा रहा है ना, इमरान मिसरे पढ़ रहा है कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा, देखे किस हद तक जाएगा। हाँ, और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। आदरणीय शक्ति जी, मतीन भाई, मेरा साथी अली, जो बहुत जुझारू युवा साथी पूरे देश में, बिहार में भी बड़ा काम किया था उन्होंने। मैं एक इसको पढ़ता हूं क्योंकि पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। मैं भी उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के साथ जो किसान पंचायतें हो रही हैं उसका मुसलसल हिस्सा बन रहा हूं। तो मेरा मन कर रहा है मैं एक नज़्म अगर यहां से खड़े होकर के किसानों की हिमायत में नहीं पढ़ूंगा तो शायद ये नाइंसाफी होगी। आप तैयार हैं सुनने के लिए? मैं सुना दूं? जी हाँ, वो अरे वो आपकी आखिरी ख्वाहिश है, मैं उसे बिना पूरे किए जाऊंगा नहीं इंशाल्लाह। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपका आपने हुक्म दिया है तो मैं बिना पूरा किए कैसे जाऊंगा? ये प्रोसेस है, धीरे धीरे चलता रहेगा, धीरे धीरे आप तक भी आ जाऊंगा इंशाल्लाह। आज जश्न का माहौल है तो थोड़ा बहुत मजाक किया जा सकता है और इसलिए हंसी मजाक का माहौल है। चचा के जज्बे के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बड़े जिंदा दिल आदमी है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। कांग्रेस नींव के पत्थरों में शामिल है, इनके पसीने, इनका खून, ऐसे लोगों को सलाम करता कि झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, सत्ता के मक्कारों से। मैं बड़े हंगामों में पढ़ने का आदी हूँ, आप जानते हैं। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मैं दिल्ली में खड़ा हूं और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली में खड़े होकर के ये नज़्म इस मुल्क के हुक्मरान तक पहुंचाऊं। आपने देखा होगा चाहे गाजीपुर का बॉर्डर हो या सिंगू का बॉर्डर हो या टिकरी का बॉर्डर हो, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहां सेवा भी कर रहे थे। यूथ कांग्रेस के साथी, माइनॉरिटी सेल के साथी, आपने देखा होगा कि तार लगाए गए, कीलें ठुकवाई गई ताकि किसान चल ना सके, हाईवे खुदवाए गए जेसीबी लगवा करके, कंक्रीटें बना करके दीवारें खड़ी की गई। और नरेंद्र मोदी जी किसानों से बात तक करने को तैयार नहीं है। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं, मैं भी एक किसान का बेटा हूं। मैंने अपने इन्हीं हाथों से गेहूं की सिंचाई की है, मैं कटाई में शामिल रहा हूं, गेहूं की मड़ाई में शामिल रहा हूं, धान लगवाए हैं मैंने। तब मुझे लगता है कि मुझे किसानों के लिए नज़्म पढ़नी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, आप सब भी ऐसे ही परिवेश से, ऐसे ही माहौल से आए हुए लोग हैं। भले आज यहाँ आकर के दिल्ली में रहने लगे हो, लेकिन आपका भी रिश्ता गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। आप भी जाते हैं तो अपनी फसलें देखने के लिए खलिहानों तक, खेतों तक जाते हैं ना? मैं नज़्म सुनाता हूँ कि झूठे वतन परस्तों से और सत्ता के मक्कारों से, सत्ता के मक्कारों से, पूंजीपतियों के दलाल, चोरों के रिश्तेदारों से, चोरों के रिश्तेदारों ने
मेरी भाषा थोड़ी कड़वी है। वो कड़वी इसलिए है कि इस मुल्क की सियासत इतनी जहरीली हो गई है कि इनसे आप बहुत आम जुबान में बात करो तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। तो मुझे लगता है मुझे उस भाषा में बात करनी चाहिए जो दर्द आपके दिल में पल रहा है, उसे लफ्जों में पिरो देना चाहिए। शायद मैं सही कर रहा हूं, और अगर सही कर रहा हूं तो मेरे साथ सफर करिएगा। कि पूंजीपतियों के दलाल चोरों के रिश्तेदारों से, चोरों के रिश्तेदारों से, संसद के गूंगे खंभों से और बहरी दीवारों से। तैयार रहना अगले मिसरे पे, जाए आपकी तालियों का शोर जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वहां तक कि संसद के गूंगे खंभों से और बहरी दीवारों से जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से। अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, दिल्ली के दरबारों से। हम किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, पानी की बौछारों से। शक्ति भाई सुनिएगा ये मिसरे कि गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से, अपना तो गहरा नाता है जाने कितने बरसों से। कि गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से, अपना तो गहरा नाता है जाने कितने बरसों से। सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं, हम किसान तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं। मोदी जी अब ये पांव नहीं ठहरेंगे तेरे नुकीले तारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अंबानी के यारों से। एक बंद पढ़ता हूं कि हम धरती का सीना चीरे अन्न की पैदावार करें। वो सांसद, कई सारे सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि ये तो सरहद पर कौन बैठा है, ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है। वो किसान जो अपना लहू बोता है, जो अपना पसीना बोता है मिट्टी में, तब हमें खाने के लिए दाने मिलते हैं, उनके लिए सरकार कहती है कि खालिस्तानी है, आतंकवादी है। तब मेरा गुस्सा बोल रहा है मित्रों में कि हम धरती का सीना चीरे अन्न की पैदावार करें और सदन में बैठे जालिम हम पर अत्याचार करें। हम तुझसे दुखड़ा रोते हैं जब फूटी तकदीरों का, हम तुझसे दुखड़ा रोते हैं जब फूटी तकदीरों का। तब तू रौब दिखाता है बंदूकों का जंजीरों का। यही सदाएं चांद बांगर वालों, यही सदाएं गूंज रही हैं गलियों से चौबारों से। अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। जाओगे संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अंबानी के यारों से। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, बहुत पीछे तक जहां तक मेरी नजर जा रही है। मैं एक शख्स को शामिल करता हूं अपनी इस नज्म में कि हम बंजर पे पैर जमा कर हरियाली ले आते हैं, अपनी किस्मत से लड़ते हैं, खुशहाली ले आते हैं। जो खुद को पूंजीपतियों का खुला हितैषी कहते हैं, तैयार
कि जो खुद को पूंजीपतियों का खुला हितैषी कहते हैं, हम में से हर हुक्मरान की ऐसी तैसी कहते हैं। फिर जोश पैदा करिए, जो अगले 2 मिसरे हैं वो आपके जज्बे को और पुकारेंगे कि जो खुद को पूंजीपतियों का खुला हितैषी कहते हैं, हम में से हर हुक्मरान की ऐसी तैसी कहते हैं। धरती पुत्रों का संदेशा शहंशाह से कह देना। मेरी हिम्मत के लिए मेरे साथ खड़े होना चौहान बांगर वालों, कि धरती पुत्रों का संदेशा शहंशाह से कह देना, मोदी जी से कह देना और अमित शाह से कह देना कि सरकारें हमसे होती हैं ना कि हम सरकारों से। अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। जाओ ये संदेशा कह दो अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। अच्छा हाँ, देखिए मैं सीलमपुर में खड़ा हूं, 5-7 मिनट आपसे और गुफ्तगू करनी है। नहीं पानी, मैंने पिछली बार देखा था ना, मैं तो पानी पिलाने आता हूँ, पानी पिला के ही है हम लोग को। पानी क्या पीना, आपने जो मोहब्बत जो दुआएं दी हैं, कोई पानी उसका क्या मुकाबला करेगा। उससे आगे कुछ हो सकता है तो फिर आगे जमजम ही हो सकता है, ये वाला पानी तो नहीं हो सकता। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने कहा ना कांग्रेस गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद से मिलकर के बनती है। ये वो, हाँ अभी आसिफ में आ जाइएगा, मैं आपको बुला लूंगा, बिल्कुल बुला लूंगा, बिल्कुल आ जाइएगा, नहीं तो मैं ही आपके पास आ जाऊंगा, बिल्कुल आसिफ। मैं 4 मिसरे यहाँ पढ़ता हूँ। मैंने कहा ना ये कितना खूबसूरत मंच है, ये तिरंगे वाले गुब्बारे लगे हैं, ये तिरंगा 3 रंगों वाला कांग्रेस का झंडा जो 3 रंगों से मिलकर बनता है, जिससे हिंदुस्तान बनता है। चौधरी जुबैर की जीत का जश्न है और उस मंच पर बतौर मेहमान शक्ति सिंह गोहिल जी बैठे हैं, इमरान माइक पर खड़ा है, सामने तमाम अलग अलग मजहबों के लोग बैठे हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, दिल्ली में खड़ा हूँ, मैं उस इलाके में खड़ा हूँ जिसे नफरतों की आग में झुलसाने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं गई। तब मेरा मन कर रहा है मैं 4 मिसरे पढ़ूं, आपकी खामोशी मांगता हूँ, इन मिसरों पे आपकी खामोशी मांगता हूँ। सुनिएगा कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। मैंने कहा ना जिस इलाके को नफरत की आग में झुलसाने की, जलाने की सरकारी साजिशें हुई थी, मैं उस इलाके में खड़ा होकर के अपने मुल्क के लिए दुआ करते हुए एक नज़्म पढ़ना चाहता हूं। आप तैयार हैं मेरा साथ देने के लिए? मैं आखिर में एक नज़्म आपको सुना रहा हूं कि मेरा मस्कन
मेरी जन्नत को सलामत रखना। केजरीवाल जी देखिए, इस दिल्ली का आम मुसलमान जीत के जश्न में भी क्या दुआ कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी देखिए, दिल्ली का आम मुसलमान जीत के जश्न में भी क्या दुआ कर रहा है चौधरी जुबैर की। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। कमजोर है तालियां से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। हुकूमत में बैठे हुए लोग कहते हैं कि मानेंगे कि तुम वतन के हो, हिंदुस्तानी हो। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि मैं मिलूं नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से कहें हम कि नरेंद्र मोदी जी, कोई कागज का टुकड़ा कैसे तय कर सकता है कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं? कोई कागज का टुकड़ा कैसे तय कर सकता है कि हम वतन परस्त हैं या नहीं? कोई तय कर सकता है? मोहम्मद सिराज के उन 2 बूंद आंसुओं की कीमत कोई कागज तय कर सकता है? कि जब मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और यहां से खबर जाती है कि वालिद का इंतकाल हो गया है, तो वो शख्स कहता है कि जनाजे में बाद में शामिल होऊंगा, पहले मुल्क का जीतना जरूरी है। और वो मुल्क के लिए बॉलिंग करता है और इंडिया को जिता करके जब वो वापस हैदराबाद में लैंड करता है तो सबसे पहले अपने वालिद की कब्र पर जाता है और उस कब्र पर खड़े होकर के जो उसके 2 बूंद आंसू गिरते हैं, कोई कागज उन आंसुओं से बड़ा हो सकता है? नहीं बड़ा हो सकता। मेरा मन करता है मैं कभी कभी उनसे कहूं और दुआ के तौर पे ये नज़्म पढ़ो, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये वो दिल्ली है जहां के मीडिया संस्थान सुबह शाम नफरतें परोसने का काम करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर यहाँ मौजूद हो तो दिखाना है तो ये भी दिखाइए। ये भी एक रूप है, ये भी एक पहलू है। जब एक बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में वतन के लिए ये पढ़ा जा रहा है कि इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी सधड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं, इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं, गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। कागज का टुकड़ा और वतन परस्ती। और मेरा एक बंद, सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अभी सामने एक भाई पोस्टर लेके खड़ा था, उसमें मेरी तस्वीर और उस पर लिखा है भारत का इमरान। शक्ति भाई, जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है ना तो मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में 50 मैसेज आते हैं कि आज तो तुम उनकी तरफ होगे क्योंकि तुम्हारा नाम भी इमरान है। तब मुझे कभी कभी हंसी आती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलता। मैं पलट करके एक तस्वीर उन्हें भेजता हूं। ऐसे तमाम मैसेजेस को पलट के एक तस्वीर भेजता हूं। एक तस्वीर, एक शख्स हिंदुस्तान का हज करने गया है और खाने काबा के सामने खड़ा है और उसके हाथ में तिरंगा है। मैं वो तस्वीर पलट के भेजता हूं और उस तस्वीर के नीचे बस इतना लिखता हूं कि मुझसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई,
ये है मेरी वतन परस्ती का सबूत। हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां कदम रखने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। तब मैं ये मित्र पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, तैयार रहना, मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है, ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मुझे लोग कहते हैं इमरान तुम क्यों इतने कड़वे हो जाते हो, क्यों तुम्हारे लफ्जों में जहां से चाशनी टपकनी चाहिए थी वहां कड़वाहट क्यों आ जाती है। तब मैं कहता हूं कि मेरे भाई, इस मुल्क की तहजीब का, इस मुल्क की परंपरा का जो नुकसान मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ने किया है उसका कोई बदला नहीं हो सकता। तब इमरान एक बंद पड़ता है कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है, मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है, ऐसी रूहानी इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। यह है जमीन से जुड़े होने का एहसास। जोरदार ताली एक बार बजाइए चौधरी मतीन साहब के इस जज्बे के लिए। और अब एक बार बोलता हूं, अब तक जो कुछ कहा वो एक किनारे, लेकिन मेरे ये चार मिसरे सुनिएगा। जो लोग ये कहते हैं पड़ोसी मुल्क चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, मैं कभी कभी उनसे कहता हूं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब एक बंद करता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है, मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिरी बंद पढ़ता हूं। भारतीय जनता पार्टी में कई सारे नेता तो ऐसे हैं जो लगता है कि वो सदन में नहीं है, बल्कि उन्होंने ट्रेवल एजेंसी खोल रखी है और वहां से सिर्फ एक टिकट काटते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान चले जाओ, टिकट ले लो, पाकिस्तान चले जाओ। मैं तो कभी कभी मन करता है गिरिराज सिंह जी से और इन सारे लोगों से कहूं कि भैया भेजना है तो वहां का टिकट और वीजा क्यों दे रहे हो, अमेरिका का दो, लंदन का दो, सऊदी अरब का दो, जाके आदमी जो है वो उम्रा भी करके आ जाए, कुछ अच्छा काम करके आ जाए। कहां पाकिस्तान, पाकिस्तान आपका रिश्ता होगा, आप वहां से जुड़े होंगे। हमने तो जब 1947 में सरहद के उस पार से आवाजें आई थी कि चले आओ इस बार तुम्हारा मुल्क ये है, तो हमने उन सदाओं को नहीं सुना था, बल्कि हमने उस सदा को सुना था कि जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मौलाना आजाद ने कहा था कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क। तो हमने इस सदा को सुना था और हम रह गए थे यहीं। हमारे पास तो चॉइस भी थी, हम चाहते तो चुन सकते थे, लेकिन हमने चुना अपने वतन हिंदुस्तान की इस मिट्टी को
जहां हमारे पुरखे दफन हैं, जहां उनकी कब्रें हैं, जहां उनकी रूहें हैं, तब इमरान एक बंद पड़ता है जो ये कहते हैं चले जाओ। मैं उनसे कहता हूं अलल ऐलान कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। और अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला, जो छतों पे मौजूद हैं, जो घरों में मौजूद हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, एक भी हाथ खामोश ना रहे। एक एक हाथ को कसम देता हूँ, आपकी दिल्ली से उठी हुई सदा पूरे हिंदुस्तान तक जाती है। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की भी है। तो दिल्ली जो हिंदुस्तान का दिल है और मैं इसके दिल में खड़ा होकर के ये मिसरे पढ़ता हूँ। कोई हाथ चुप नहीं रहेगा कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। नहीं ये एडवांस में पेमेंट मत दीजिए, चौथी लाइन पे ताली बजानी है। मैं कहता हूं नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे भारत को सलामत रखना। और आखिर में सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं क्योंकि वक्त मुकम्मल होने को आ गया है, पूरा हो गया है। चाचा सुनना क्या है आपको? मैं सुन नहीं पाया था कि आप सुनना क्या चाह रहे हैं। हम मुसलमान हैं। सुनना क्या चाह रहे हैं आप? आवाज बताइए तो। आप बुला लो ऊपर। अच्छा अच्छा, देखिए आप बड़े समझदार लोग हैं। मतलब आपको लग रहा है कि आज बंदा फंस गया है तो जितना हो सके आज निपटा ही दो भाई। फिर आऊंगा पहले। अच्छा वो कोई साथी आना चाह रहे हो, उन्हें आने दीजिए। आ जाइए, उन्हें आने दीजिए भाई, वो आने दीजिए। तो बेचारे कुछ बनवा के लाए हैं, नहीं मिला तो उनको लगेगा कि भाई दिल्ली से हाँ मैं सुनहरी दिल्ली लाल किला सब सुना दूंगा, लेकिन पहले 4 मिनट। यहाँ तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माएँ बहनें बैठी। मुझे खुशी इस बात की है जुबैर, आपकी जीत जो है वो इसलिए भी बहुत बड़ी हो गई क्योंकि माँ बहनों ने आपको बहुत दुआएं दी, अपने घरों से निकली, लाइन में लगी और उन्होंने वोट दिया। तो आधी आबादी ने जो आप पर यकीन जताया है, उस यकीन की लाज बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और एक कॉर्पोरेटर का काम जो है वो सिर्फ नाली और सड़क तक ही नहीं है, क्योंकि आपने हाजी इशराक को नहीं हराया है, आपने मुख्यमंत्री को चुनाव हराया है। आपका चुनाव बहुत बड़ा है, आपकी जीत बहुत बड़ी है। यहाँ मेरी माएँ कहने बैठी हैं, मैं इसलिए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा ना शक्ति भाई गुजरात से आए हैं और गुजरात की एक बिटिया के
एक 1.5-2 मिनट के वीडियो ने पूरे हिंदुस्तान को रोने पे मजबूर कर दिया। एक बिटिया आयशा जिसने खुदकुशी की और उसके वीडियो ने, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उस वीडियो को पूरा देख पाता, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सिर्फ 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर आखिर में वो नज़्म पढ़ दूंगा।